अगर आप लोग मंथली $500 to $1000 फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में एक चीज़ समझाऊंगा कि आप लोग उस $1000 को $10,000 के अंदर मंथली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली आप लोगों को मैं डिटेल में समझाऊंगा कि एक फ्रीलांसिंग बिजनेस जो आप लोग एज ए इंडिविजुअल कर रहे होते हैं उसको बड़े लेवल पे स्केल कैसे किया जाता है, उसको एजेंसी के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि बहुत से लोग बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, उनको समझ नहीं आती। अगर वो $500 कमा रहे हैं तो उनको समझ नहीं आती कि हम लोग स्केल कैसे करें। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो एटलीस्ट $300, $400, $500 पर मंथ फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं। अगर आप लोग न्यूबीज़ हैं, आपने आज तक कोई पैसा फ्रीलांसिंग से नहीं कमाया, तो ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो स्केल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। अगर आप लोग वाकई में ही स्केल करना चाहते हैं अपनी फ्रीलांसिंग बिजनेस को, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो चीज़ें जो आप लोगों को 110% इंश्योर होनी चाहिए अगर आप लोग वाकई में ही $1000 वाले बिजनेस को $10,000 के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं और मज़ीद इसको स्केल करना चाहते हैं। तो चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप कोशिश करें कि पेन पेज लेके बैठें और साथ साथ नोट डाउन करते जाएं कि कैसे आप लोगों ने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो आता है लॉन्ग टर्म स्किल सिलेक्शन। आप लोगों ने ऐसा स्किल सेलेक्ट करना है जो कि 2 टर्म्स के ऊपर चलता हो। सबसे पहली टर्म ये कि एटलीस्ट उसके अंदर स्केलेबिलिटी हो, इट मीन्स कि वो आउटसोर्स किया जा सके। दूसरा, उसके अंदर ये कंडीशन होना ज़रूरी है कि उसके अंदर क्लाइंट्स का रिटेंशन आप लोग बरकरार रख सको। अब इसमें मेन इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते वक्त कोई ऐसा स्किल चूज़ कर लेते हैं जिसको आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। तो चलते हैं सबसे पहले स्टेप की तरफ। पहली बात तो ये कि आपके पास स्किल ऐसा लॉन्ग टर्म होना चाहिए कि जो आपको आउटसोर्स करने में भी ईजी हो, एट द सेम टाइम उसके अंदर क्लाइंट का रिटेंशन आ सके। अब आउटसोर्स होना, रिटेंशन से क्या मुराद है? आउटसोर्स का मतलब ये है कि बहुत दफ़ा कुछ लोग स्किल्स ऐसे चूज़ कर बैठते हैं कि जिनकी आउटसोर्सिंग मुश्किल होती है। मिसाल के तौर पे अगर वो वेब डेवलपमेंट सीख लेते हैं, अब उनके पास एक क्लाइंट आया है, उसने उनको अपनी डोमेन और वो सारा कुछ होस्टिंगर वगैरह की एक्सेस दी है। अब वो एक डिवाइस के अंदर लॉगिन है, तो उसको आउटसोर्स करना मुश्किल है कि मैं किसी और को वो क्लाइंट का प्रोजेक्ट दे के वेबसाइट बना लूँ। उसको आउटसोर्स करना मुश्किल है क्योंकि उसके लिए आपको क्रीडेंशियल्स किसी एक चौथे बंदा जो किसी और सिटी में बैठा हुआ है उसको लॉगिन करवाना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले तो आपके पास स्किल ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने स्केल करना है कि जिसको आप आउटसोर्स कर सको। अब अगर आप वेब डेवलपमेंट के ही हो तो ऑब्वियसली आप डिज़ाइनिंग वगैरह उसके अंदर जो कंटेंट है वो किसी और से आउटसोर्स करके डिज़ाइन करा सकते हो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एटलीस्ट आपका स्किल ऐसा होना चाहिए कि जो आउटसोर्स किया जा सके। ये सबसे पहली उसकी कंडीशन। दूसरी उसकी कंडीशन पहले स्टेप के अंदर ये आती है कि वो जो स्किल आपका है उसके अंदर क्लाइंट्स की रिटेंशन हो। क्लाइंट की रिटेंशन से क्या मुराद है? क्लाइंट की रिटेंशन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी एक बंदे को अच्छी वेबसाइट बना के दे दी है तो वो क्लाइंट मेरे पास एक दफ़ा मेरे ख्याल में $1000 का प्रोजेक्ट आया, तो मैंने $1000 के अंदर उसको वेबसाइट बना के दे दी। तो मेरा क्लाइंट ऐसा मेरे पास आना चाहिए कि वो एटलीस्ट पर मंथ मेरे से $800-900 की सर्विसेज लेता रहे, मतलब रिटेंशन रहे। अब मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि एक मेरे पास क्लाइंट आया, उसने मेरे से वीडियो एडिटिंग का क्लाइंट था, उसने मेरे से वीडियो एडिट कराई। मिसाल के तौर पे उसने मुझे $100 पे किए एक वीडियो एडिट करने के। वो वीडियो अगर मैंने उसको अच्छी एडिट करके दे दी है तो वो मेरा पर मंथ क्लाइंट होगा। जो पर मंथ क्लाइंट वाली रिटेंशन है, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू रियली स्केल। क्योंकि अगर आपके पास क्लाइंट की रिटेंशन बार बार नहीं आ रही तो आपको हर महीने एक नई स्ट्रगल होगी नए क्लाइंट ढूंढने में। तो वो जो स्ट्रगल है वो आपके लिए बड़ी मेस क्रिएट करेगी, आपके लिए फाइनेंसिस को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जो स्किल है आपका वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होना चाहिए जो आउटसोर्स हो सके। एट द सेम टाइम वो स्किल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपकी क्लाइंट की रिटेंशन हो। अब ये वाला जो चीज़ है सबसे ज़्यादा मिसाल के तौर पे लोग लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो लोगो डिज़ाइनिंग की जो सर्विसेज है उसमें रिटेंशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ठीक है। आपने लोगो बना के दे दिया, आपकी एक्सपर्टीज़ ऑल दो लोगो के अंदर है, आपकी प्रोफाइल पूरी लोगो डिज़ाइनिंग के ओरिएंटेड बनी हुई है। अगर आप उस क्लाइंट को थंबनेल का कहेंगे तो वो थंबनेल वाले किसी फाइवर वाले, अपवर्क वाले फ्रीलांसर के पास जाएगा, ना कि वो आपकी प्रोफाइल जो पूरी बनी ही लोगो डिज़ाइनिंग के ओरिएंटेड हुई है आपको लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देगा। और लोगो एक कंपनी ने एक दफ़ा बनवा लिया तो बनवा लिया, उसके बाद वो मज़ीद आपसे लोगो नहीं बनवाने वाला। मुझे अपने घर जाना है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि आप सिर्फ लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करके स्केल कर सकते हैं अपने बिज़नेस को, फ्रीलांसिंग बिज़नेस को, $1000 कमा रहे हैं या $500 कमा रहे हैं, आप इसको 20,000 30,000 पे ले जाना चाहते हैं, इट विल नॉट बी अ पॉसिबल बिजनेस। क्योंकि आपको वो स्किल चाहिए जो वाकई में ही जिसकी रिटेंशन मेंटेन की जा सके।
मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग होगी, एआई कंटेंट क्रिएशन होगी। एआई कंटेंट क्रिएशन में ब्लॉगिंग भी आपकी आ सकती है, आपकी वीडियो क्रिएशन भी आ सकती है, आपकी वेब के ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है, वेब का जो कंटेंट होता है, वो वेबसाइट की मेंटेनेंस की आप सर्विसेज दे सकते हैं। वीडियो एडिटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो सर्विसेज है ना, वो वीडियो एडिटिंग वाली हैं कि आपने किसी को अच्छी वीडियो बना के दी, उसका रिटेंशन ज़्यादा रहता है। आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हो, आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे सकते हो। कहने का मकसद ये है कि आपका स्किल ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर रिटेंशन आए। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट कि आपके पास, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, एक तो ऐसा स्किल होना चाहिए जिससे क्लाइंट की रिटेंशन हो। दूसरा, आपका स्किल ऐसा होना चाहिए जो आउटसोर्स भी किया जा सकता है, आप किसी से काम करवा सकते हो। तो अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट के अंदर जो चीज़ मैंने रखी है, इट इज़ अबाउट हाउ टू डू द आउटसोर्सिंग। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, या तो आप अपनी टीम बिल्ड कर लें या तो आप आउटसोर्स कर लें। मैं रिकमेंड करूंगा फॉर द बिगनर्स जो इस चीज़ के अंदर नए नए आते हैं, वो शुरू में आउटसोर्सिंग करें बजाय ये कि लोगों को हायर करके ऑफिस के अंदर बिठाएं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम लोग एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल स्किल्स नहीं होते, लोगों को मैनेज करना हमें नहीं आता होता। तो अगर हम लोग डायरेक्टली लोगों को हायर करने बैठ जाएंगे, उनसे काम करवाने की कोशिश करेंगे, इट विल बी अ हेल ऑफ जॉब। आप लोग बहुत मुश्किल में फंस जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको एक फिक्स सैलरी पर मंथ देनी है। जबकि जब आप आउटसोर्स कर रहे होगे तो आप सिर्फ काम करवाने के पैसे दे रहोगे। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक तरफ आपको अगर टीम डायरेक्टली बनाने पे आ जाते हैं तो फिक्स सैलरी आपको देनी ही देनी है, आपके पास क्लाइंट आया है नहीं आया। और एक तरफ ये है कि आउटसोर्स करने का मकसद ये है कि आपके पास काम आया, कुछ क्लाइंट का काम आप खुद कर रहे हो, कुछ आपने किसी एक बंदे को फॉर अ फिक्स अमाउंट दे दिया कि ये काम मुझे करके दो, मैं बदले में इतने पैसे दूंगा। वो बंदा चाहे कराची बैठा हुआ है, लाहौर बैठा हुआ है, इस्लामाबाद बैठा हुआ है, नाइजीरियन को हायर किया है, बांग्लादेशी को हायर किया है, जहाँ से मर्जी आपने बंदा हायर किया हुआ है। कहने का मकसद ये कि आपको फिजिकल ऑफिस नहीं बनाना पड़ेगा। तो आउटसोर्सिंग की तरफ मैं रिकमेंड करूंगा एज अ बिगनर, अगर आपके पास मैनेजमेंट स्किल नहीं है, अगर आपके फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं है, तो अगर आप लोग आउटसोर्सिंग से स्टार्ट करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले ये सोचना है कि आपका काम का कौन कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आउटसोर्स किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देता हूँ, तो मेरे पास एक क्लाइंट आया है, वो मेरे से सिर्फ लॉन्ग वीडियोस बनाता था। अब उसने मुझे कहा है, मैंने उसको रिकमेंड किया कि यार तुम्हारी लॉन्ग वीडियोस तो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तुम ऐसा करो कि इसी कंटेंट की शॉर्ट वीडियोस भी बना लो, हम लोग शॉर्ट वीडियोस टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर लेंगे, एज ए इंस्टाग्राम रील हम लोग पोस्ट कर लेंगे। तो मेरे नज़दीक हम लोग ज़्यादा व्यूअरशिप, ज़्यादा ऑडियंसेस हैं, ट्रैफिक है, हम अपने सोशल्स के ऊपर लेके आ सकते हैं। आप उसको रिकमेंड करो। अब आप उसकी लॉन्ग वीडियोस खुद एडिट कर रहे थे, अगर वो आपको शॉर्ट वीडियोस भी बनाने का कहते हैं, सो ऑब्वियसली यू विल बी चार्जिंग हिम सम एक्स्ट्रा मनी। आप उसे एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, मिसाल के तौर पे आप उसे $400, $300, $200 पर मंथ अब आपके पास एक्स्ट्रा आने लग गया। अब आपने करना ये है कि काफ़ी ज़्यादा फेसबुक के ऐसे ग्रुप्स हैं, आपकी प्रोफाइल पहली बात ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे आपको लोग अच्छे मिल रहे हैं काम करने वाले, वहाँ से लोगों के पोर्टफोलियो देखो, लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है, उनकी वीडियो एडिट की देखो। वीडियो एडिट की ही पोर्टफोलियो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अदर देन डैट आप ये देखो कि वो उस बंदे का बिहेवियर कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप किसी ऐसे बंदे को हायर कर लो कि आपके पास डेडलाइन भी है और वो बंदा एंड टाइम पे कहता है कि नहीं भाई मैं पप्पू के घर गया हुआ था, मेरा ये हो गया था, और वो आपको मूड दिखाने लग जाए, सो यू आर नॉट इन अ पोजीशन कि आप किसी के एक मूड को डील कर रहे हो कि भाई मेरा मूड नहीं था, मैं दोस्तों के साथ चला गया। आपने सीरियस बंदा ढूंढना है। ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, लेकिन जो बंदे आपके साथ जुड़ते जाएंगे दे विल स्टे देयर फॉर द लॉन्ग टर्म। तो आपने सीरियस बंदा ढूंढना है जिसके पास स्किल भी हो, जो मूडी ना हो, जो काम करने वाला, जिसको पता हो कि काम किया कैसे जाता है, डेडलाइंस कैसे मीट की जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस किए थे कि मैं अगर किसी को काम देता था, मेरी इधर फाइवर के ऊपर डेडलाइन चल रही है कि मुझे एक वीडियो सबमिट करवानी है, और साथ में अगर आप पूछते थे कि भाईजान काम किया, तो हमारे भाई या बहन आगे से ये जवाब देती थी कि आज गेस्ट आ गए थे तो मुझे टाइम नहीं मिला। भाई अगर आपके गेस्ट आ गए थे तो मेरे क्लाइंट्स गेस्ट को नहीं देखते, मेरा जो फाइवर का अकाउंट है, वो जो उधर ऑर्डर लगा हुआ है, वो गेस्ट को नहीं देखता, वो ये देखता है कि काम सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर 13 घंटे रहते हैं तो 13 घंटे के अंदर मुझे काम सबमिट करवाना है। तो आपका जो हायरिंग प्रोसेस होगा, तो आपको ये जो आउटसोर्सिंग है ये सीखनी पड़ेगी। सीखनी ऐसी होती है कि आपको खुद प्रोफेशनली होके चीज़ों को देखना पड़ेगा, काम करने वाला बंदा चाहिए होगा और साथ में सीरियस बंदा चाहिए होगा। एक और भी मैं आप लोगों को चीज़ बताता जाऊँ, अगर आप लोग परफेक्ट बंदा ढूंढने की कोशिश करोगे तो आउटसोर्सिंग आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो बंदा जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होगा, बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा, वो आपसे पहली बात है कि पैसे ज़्यादा लेगा। जब पैसे ज़्यादा लेगा तो आपके मार्जिन्स थोड़े रह जाएंगे। अदर देन डैट, पैसे ज़्यादा लेने के अलावा, वो तो चलो उसका हक है, वो पैसे ज़्यादा ले सकता है, लेकिन वो बंदा आपको एक किस्म का एटीट्यूड दिखाएगा कि मेरे पास भाई 100 और किस्म के काम है, सिर्फ तुम्हारा काम नहीं होता। तो कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो एक तो बिगनर लेवल से थोड़ा ऊपर हो, मतलब उसको काम भी आता हो,
एट द सेम टाइम उसके अंदर वो वाली सेल्फ वाली ईगो ना हो कि भाई मैं हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ, ठीक है। तो वो वाली चीज़ उसके अंदर ना हो। तो आउटसोर्सिंग के अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि ये वो चैलेंजेस हैं जो मैंने फेस किए हैं। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, कल ऐसा ना हो कि आप लोग पागल होकर बैठे हो और आप कहें कि जवाब साहब ने मुझे बताया ही नहीं था, हमें सर ने समझाया ही कुछ नहीं था, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग सीखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं जो आपके साथ की सिमिलर सर्विसेज देते हैं। फेसबुक के ऊपर ऐसे कनेक्शन लाजमी बिल्डअप करें। बहुत सारे हमारे बहन भाई ऐसे टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं जिन्होंने नया काम शुरू किया, बहुत अच्छे से सीख गए हैं, वो काम चाहते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके आउटसोर्सिंग का जब आपका फेज़ आएगा तो उसके अंदर आपको बहुत सारा हेल्प आउट करेंगे। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि जिसके अंदर आप लोगों ने पहला पॉइंट हमारा क्या था एग्जैक्टली मैं बताता हूँ कि वो था कि आपने स्किल की सिलेक्शन फाइनलाइज करनी है कि किस टाइप के स्किल को आप लोग आगे आउटसोर्स कर सकोगे। नहीं आता तो नया स्किल सीख लेना है, ठीक है। और दूसरी बात, आपका दूसरा पॉइंट क्या आता था? दूसरा पॉइंट आपने ये कि आउटसोर्सिंग सीखनी है, लोगों को प्रोफेशनली डील करना सीखना है, क्योंकि ये चीज़ आपकी अच्छी होगी तो आप स्केल कर सकोगे, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मुश्किल होता जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट जो आता है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द इनिशियल स्टेजेस है कि आप लोगों ने कोई भी जब आउटसोर्सिंग आप लोग करने लग जाते हैं तो कोई भी किसी किस्म का काम आता है, थोड़े पैसों वाला क्लाइंट भी आता है तो जाने नहीं देना। तो क्लाइंट की ऑब्जर्वेशन आपकी ग्रोथ का एक हिस्सा है। अगर आपको पता आ गया कि आप क्लाइंट को परख सकते हो, समझ सकते हो कि इसकी नेचर किस टाइप की है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपके रेट्स लोअर करवा लेते हैं। आप मिसाल के तौर पे एक सर्विस $100 की दे रहे हो तो वो आपसे $50 पे ले आते हैं और बाद में आपको तंग भी ज़्यादा करते हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं आप उनको $100 वाली सर्विस $150 के अंदर दे रहे होते हो, लेकिन वो आपको तंग भी नहीं करते और तमीज़ के साथ काम करवा लेते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा क्लाइंट है, बिहेवियर वाइज प्रोफेशनल है और वो आपसे लोअर रेट्स पे कोई काम करवाना चाहता है, अब आप आउटसोर्सिंग ऑलरेडी सीख चुके हो तो आपको चाहिए कि ऐसे क्लाइंट्स को लाजमी क्लोज करें, उनके साथ डील्स लाजमी क्लोज करें, क्योंकि ये वो क्लाइंट्स होते हैं जिनका ऑल दो जेन्युइन होते हैं, इनका बजट थोड़ा होता है, लेकिन इनका आपको हेल्प आउट ये होता है जब अब आप ऐसे क्लाइंट्स का काम लेंगे तो ये आप टोटली आउटसोर्स करें। आपने उन क्लाइंट्स का काम खुद करना है जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, और वो हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं जो ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। तो जो आप थोड़ा पे कर रहे हैं, आप उनको ज़ाया करने के बजाय आप उनको आउटसोर्स करो। मिसाल के तौर पे आपका ऐसा काम है जो $100 में हो रहा है, तो आप ऐसा बंदा ढूंढो जो आपको $30-40 के अंदर करके दे, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको $30-40 बगैर कोई काम किए हुए बच रहे हो। ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप बड़े नंबर्स के अंदर खेलोगे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि अगर आपको $100 का आप नॉर्मली क्लाइंट नहीं लेते थे, तो अब आपके पास $100 का क्लाइंट आ रहा है तो आप उसको लो। आप उसका जो काम है वो आउटसोर्स करके अपने लड़कों से कराओ, लड़कियों से कराओ, जो आपने आउटसोर्स करने वाले अपने मेट्स रखे हुए हैं, दोस्त रखे हुए हैं, आप उनसे वो काम करवाओ। आप उनको वो काम $40 के अंदर $30-40 वाला बंदा ढूंढो। इन पैरेलल आप जो सा है अपना वो जो काम है, अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करो। इस तरह आप बगैर कोई एफर्ट किए आपकी जेब में एक किस्म की पैसिव इनकम आ रही होगी। $30-40 पर प्रोजेक्ट आ रहा होगा। अब ये $30-40 पर प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपके वो छोटे क्लाइंट्स हैं जिनको आप पहले जाने देते थे क्योंकि आपके पास काम का लोड ज़्यादा होता था। आप समझते थे कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा और आप उसके साथ बहस करते थे, वो क्लाइंट ज़ाया कर देते थे। अब वो क्लाइंट जो आप ज़ाया कर देते थे वो आपने नहीं करना, क्योंकि अब आप आउटसोर्स कर रहे हो, स्केल कर रहे हो। जब स्केल कर रहे हो आपकी प्रोफाइल पे रिव्यू भी आ गया, अगर आपको 100 में से $10 भी एंड पे बच रहे हैं, इट इज़ टोटली वर्थ इट। आपको पॉजिटिव फीडबैक आ गया, आपको काम करवाना आ गया, $10 भी आपकी प्रोफाइल में लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ना होने से कुछ होना बेहतर है। एक एक्स्ट्रा आपके पास इनकम आ रही है, एट द सेम टाइम पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो थर्ड पॉइंट में आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि अब आप जितने भी क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करोगे, कोशिश करो कि हर क्लाइंट को क्लोज करो, डील्स को क्लोज करो। ऐसे क्लाइंट्स के साथ खैर डील क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है जो थोड़े से एटीट्यूड भी दिखाएं कि हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं, पे भी थोड़ा कर रहे हो, तो ऐसे क्लाइंट्स को जाने दो। रिस्क अल्लाह ने देना है, ऐसे क्लाइंट्स को जाने दो। लेकिन एक बंदा है जो जेन्युइन है, आपको लगता है लेकिन जेन्युइन है, उसका बजट थोड़ा है, तो उसको क्लोज करो, 110% क्लोज करो, उस काम को आउटसोर्स करो। अगर आपको शुरू में उसमें से $10 भी नहीं बच रहा है तो तब भी उन डील्स को क्लोज लाजमी करो। उसकी रीज़न ये है कि आपका खुद की सरदर्दी गई कि आपको काम कोई और करके दे रहा है, आपकी प्रोफाइल पे फीडबैक आ रहा है। जितने ज़्यादा प्रोफाइल के ऊपर फीडबैक आते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोफाइल रैंकिंग में आएगी, मज़ीद आपके पास क्लाइंट्स का रिटेंशन बढ़ता जाएगा, क्लाइंट्स आते जाएंगे। एक क्लाइंट को अच्छा काम करके दो, तो अगर मिसाल के तौर पे वो 10 वीडियोस करा रहा था थोड़े पैसों में, जब वो 10 वीडियोस आपके पास मंथली करवा रहा था 20 वीडियोस पे चलेगी है, प्राइस आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि अब उसको भी बिज़नेस के अंदर फ़ायदा हो रहा है, आप बढ़ा सकते हो। तो कहने का मकसद ये है कि थर्ड स्टेज के अंदर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई भी अच्छा जो जेन्युइन क्लाइंट है उसको ज़ाया नहीं होने देना, उसको जाने नहीं देना।
क्योंकि वो आपके पास आपको एक तो आपकी प्रोफाइल बिल्डअप के अंदर मज़ा करवा रहा है, आपको हेल्प आउट कर रहा है, और दूसरा ये कि आपको कुछ ना कुछ पैसे बचा के दे रहा है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर फीडबैक भी लेके आ रहा है। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब तक हमने डिस्कस किया है। इट वाज टोटली स्टेप बाय स्टेप, और द लास्ट पॉइंट वो आता है कि जब ये सारे स्टेप्स के ऊपर आप अमल कर लेते हो तो स्केलेबिलिटी में इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप लोग या तो अपनी सेपरेट एक फ़नल बनाओ जिससे आप लोग क्लाइंट हंट कर सको। मिसाल के तौर पे आप YouTube SEO की सर्विसेज देते हो, आपको पता हो कि मैंने YouTube के क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढने हैं, आप टोटली फाइवर और अपवर के ऊपर या डिफरेंट पीपल अपर आर जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं आप टोटली उसके ऊपर रिलाई ना करो। आपको पता हो कि मैं अपने इंडिविजुअल क्लाइंट्स कहाँ से हंट कर सकता हूँ, तो अपनी या तो फ़नल क्रिएट करें। अगर आपको फ़नल क्रिएट नहीं करनी आती तो बेस्ट और आसान तरीन तरीका ये है कि अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स को बढ़ा लें। घर में भाई है, बहन हो, तो बहन पे मैं नहीं जाता, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैंने खुद बड़ा चैलेंज फेस किया था। अगर आप लड़के हैं तो फीमेल्स की नाम की प्रोफाइल्स ना बनाएं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी स्ट्रगल आई थी कि क्योंकि क्लाइंट्स अक्सर जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं वो मीटिंग का कहते हैं। जब आप अपने प्रोफाइल फीमेल की बनाई हुई है, क्लाइंट के साथ मीटिंग नहीं कर सकते, तो आप अक्सर क्लाइंट्स को खो देते हैं, अच्छी अच्छी डील्स आपकी ज़ाया हो जाती हैं। तो जो भी अगर मेल हैं तो मेल्स के नाम की प्रोफाइल्स आप ज़्यादा बना लें, अगर फीमेल हैं तो फीमेल्स के नाम की ज़्यादा प्रोफाइल्स बना लें, ताकि आपके जेंडर का मीटिंग के वक्त इशू ना आए, क्योंकि कैमरे क्लोज होते हैं वो नहीं, लेकिन वॉइस का इशू आ जाता है। तो आप मल्टीपल प्रोफाइल की तरफ जाएं। अगर आपका फाइवर अच्छा चल रहा है, फाइवर की ज़्यादा प्रोफाइल्स बनाएं। अगर आप पहले एक प्रोफाइल बना रहे थे तो एक और नया लैपटॉप लेके आएँ, उस लैपटॉप के अंदर आप न्यू एक फाइवर प्रोफाइल उसके अंदर लॉगिन कर लें, उसके साथ एक पेनियर लगा दें, न्यू पेनियर लगा दें। उसका इंटरनेट कनेक्शन सेपरेट होना चाहिए आपके पहले वाले फाइवर अकाउंट की निस्बत, दोनों का सेम इंटरनेट नहीं रखना। ये वो सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ। तो ये करने के बाद आपने उस नई प्रोफाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि अब आप पहले थोड़ा बहुत पैसे कमा रहे हैं, थोड़े बहुत नहीं अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उसमें से अपना मंथली मार्जिन रख लें कि मैंने इसके ऊपर स्लोली ऑर्गेनिकली भी काम करना है, कि कीवर्ड रिसर्च वगैरह अच्छी करनी है, उसको रैंक करवाना है। अगर आपका बजट जवाब देता है तो उसके ऊपर रिव्यूज़ ले लें। मैं ये करता होता हूँ कि अब जो मेरे क्लाइंट्स 2 महीने 3 महीने मेरे साथ लगातार काम कर लेते हैं, मैं उनको आउटसाइड फाइवर अपवर्क ले जाता हूँ और उनसे जो उनको डिस्काउंटेड प्राइसेस दे के अपने न्यू अकाउंट्स के ऊपर उनसे ऑर्डर लगवा लेता हूँ। मिसाल के तौर पे एक बंदा मेरे साथ $50 में काम कर रहा था, मैं उसको कहता हूँ कि यार इस मंथ जो सा है मैं आपको ये सर्विसेज $40 के अंदर दूंगा, अगर आप मेरी टीम की प्रोफाइल है इसके ऊपर मुझे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो वहाँ से मैं ऑर्डर प्लेस करवा लेता हूँ, क्लाइंट को डिस्काउंट मिल जाता है, मुझे रिव्यू मिल जाता है। आप ये काम नहीं भी कर सकते तो जाहिर सी बात है, जब आप कमा रहे हो आपको बिज़नेस स्केल करना है। अगर आप महीने का $2000 कमा रहे हो, $3000 कमा रहे हो, तो 3000 में से आपको एटलीस्ट चाहिए कि आप 30% 40% रखो जो आपने अपने बिज़नेस के ऊपर री इन्वेस्ट करना है। तो वो अगर मिसाल के तौर पे आपका $400 बनता है, $500 बनता है, तो वो जो $500 $600 $1000 है वो आपने लाजमी अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स के ऊपर लगाना है। वो आप अपने इक्विपमेंट्स भी अच्छे करने पे लगा सकते हो, नई डिवाइसेस खरीदने पे लगा सकते हो, और ऑब्वियसली VVRO करवा के अपनी नई प्रोफाइल्स को रैंक करवाने के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 2-3 प्रोफाइल्स आप इजीली इंडिविजुअल भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप स्केल करते जाओगे, हर प्रोफाइल के ऊपर रिप्लाई देना ETC, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका टाइम आएगा जहाँ पे आपको फिजिकल टीम की ज़रूरत होगी। कोई एक बंदा प्रोफाइल्स देखेगा, लेकिन वो खैर बहुत लंबी आगे की डिबेट है। बेसिक्स लेवल का आपके लिए नॉलेज काफ़ी था कि आपको पता हो कि मैं अगर मंथली $500 कमा सकता हूँ तो मैं मंथली $5000 $10,000 भी ईजिली कमा सकता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अगर आप लोग इस पूरे रोड मैप को फॉलो कर लेते हैं तो मेरी आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी है कि इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो ज़्यादा प्रोफाइल्स हो जाएंगी, आउटसोर्स करना आएगा, आप खुद भी रिलैक्स रहोगे, ज़्यादा पैसा आएगा, एट द सेम टाइम थोड़ी सी आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी। सिक्योरिटी ऐसे कि एक प्रोफाइल आपकी सस्पेंड भी हो जाती है तो पीछे 2 प्रोफाइल्स अच्छी चल रही होंगी, तो वो थोड़ी सी जो 2 प्रोफाइल्स आपकी अच्छी चल रही होंगी वो आपकी एज आ आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, एंड इन मीन वाइल यू बी इन अ पोजिशन कि आप एक नई प्रोफाइल को खड़ा कर सको। तो ये वो इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मैं आप लोगों को देना चाहता था कि कैसे आप लोग अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी फुल कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को डिटेल में सब कुछ कमेंट बॉक्स में ही समझा सकूं। तो इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त। आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद जवाद नवाज़, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।